हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया, जो अपडेट जयपुर से। आवश्यक पादप मोटे तौर पे दो ग्रुप में बांटते हैं। एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक तो बेटा एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। एक क्या होता है प्यारे बच्चों? मैक्रो में कौन आता है? CHO, NPK, CAMGS। CHO, NPK, CAMGS। याद हो गया? नो याद हो गया एक साथ? CHO, NPK, इन्हें काहे मैक्रो कहते हैं? क्योंकि ये 1 ppm से ज्यादा चाहिए। 1 ppm से रिक्वायर्ड मोर देन 1 ppm से। अच्छा, क्लियर है क्या? अब आ जाओ, इनको दो ग्रुप में और बांटेंगे भी। इनके दो बढ़ते, ये देखो, ये तो क्या देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हवा पानी से मिल जाते। हवा हवाई, CHO लाई, पानी भी आई, तो एयर एंड वाटर से मिल जाते हैं, इसलिए इनको क्लासिफाइड करने की जरूरत नहीं है। फिर ये CHO ना पौधे में 96% तक होते हैं। बॉडी पौधे का स्ट्रक्चर CHO से बनता है। इनको फिर दो आगे बांट दिया, मैक्रो को फिर दो ग्रुप बढ़ा दिए। एक तो प्राइमरी या मेजर, प्राइमरी या NPK प्राथमिक, NPK मेजर, NPK प्राथमिक, NPK मेजर, NPK प्राथमिक, NPK मेजर। और ये सेकेंडरी है, CAMG। ये कौन से है? सेकेंडरी। फिर इनको प्राइमरी क्यों कहते हैं? एक तो ज्यादा अमाउंट चाहिए, फ्रीक्वेंट चाहिए, बार बार चाहिए, बार बार दो, ज्यादा मात्रा में दो। प्राइमरी NPK, ये इतने नहीं चाहिए, उनसे थोड़ा कंपेरेटिवली कम चाहिए, CMGS सेकेंडरी में आते हैं। अब आ जाओ माइक्रो। अगर याद नहीं हुआ तो थे काई करो, फेंको मंजन। फिर एक ही तरीका है, फेंकू मत तो मंजन और बम्बो निकल जाए। क्या निकल जाए? ये कौन होते हैं? माइक्रो, जो 1 ppm से कम चाहिए, रिक्वायर्ड लेस देन 1 ppm। ये कौन कौन आते हैं? फेंको ये मंजन बम्बो, फेंको ये मंजन, फेंको ये मंजन बम्बो निकल। फेंकू FECU, फेंकू। मंजन मनजन, मो निकल यहां से। क्यों? फेंकू मंजन। ये मैंने आपको इसलिए पढ़ाया क्योंकि ये लिखने उसके अंदर की मिट्टी है, सब देती है। केवल नाइट्रोजन मिट्टी हवा दोनों देती है। CHO हवा और पानी से आता है, बाकी जो बच गए ना वो सब मिट्टी से आते हैं। वो सारे बेनिफिशियल भी आते हैं मिट्टी से। वसीकोना पहल्याई जसीकोना, बेनिफिशियल वसीकोना। एक हो रहा था बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स, वो आते हैं VSI, वसीकोना। मेरी पहली वाली मम्मी जैसी ये नहीं है।
पहले वाली मम्मी तो झूठ बोलती थी। ये जो दूसरी मम्मी आई ना मेरी मम्मी को मरने के बाद में, सौतेली मम्मी, वो एकदम सच्ची है, वो झूठ नहीं बोलती। क्योंकि पहले वाली मम्मी जो थी ना, वो मुझे कभी कभी ये कह देती थी कि बेटा अगर तूने शैतानी नहीं की, पहले वाली बोले तो मेरी जन्म देने वाली मम्मी जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, वो कभी कभी ऐसे कह देती थी। क्या कह देती थी? कि बेटा अगर तूने शैतानी की ना तो आज शाम को खाना नहीं दूंगी। फिर भी वो दे देती थी, फिर भी वो दे देती थी। कितनी झूठ बोलती थी मेरी मम्मी ना। अभी जो नई आई ना सौतेली मम्मी, वो एकदम सत्यवादी है। उसने, मम्मी ने कह दिया ना भाई तूने शैतानी की, खाना नहीं दूंगी, और अगर मैंने शैतानी की तो खाना नहीं देगी। तो पहले वाली झूठी मम्मी थी मेरी, ये सही है, ईमानदार है, झूठ नहीं बोलती ना, वो पहले वाले जैसी को ना, वसी को ना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सब लिखना पड़ेगा, देखो सारे न्यूट्रिएंट देती है। CHON, आगे CHONPK, CAMGA, सब आगे, इसके अंदर सब आगे देखो, है ना। ये तो कह रहा है कि चाहिए, ये ऊपर तो ये कह रहा है कि पौधों को ये चाहिए, तो हमें पता है क्या क्या चाहिए। CHONPK, CAMGA, फिर AP लिखा इन्होंने केवल माइक्रो में, वो अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐसे लिख दिया। ये तो पौधे को चाहिए, तो हमें तो 17 ही 17 आते कौन से ही। अब मिट्टी से ये मिलते हैं, N तो दोनों से मिलता है, इसने कहा PKSCAFE, है ना, BMNZNCUMOCL, ये मिट्टी देती है। तो फिर N किधर गया? मिट्टी और हवा दोनों देती है उसको, तो फिर वो CHO किधर है? CH, उसको हवा और, तो आपको नहीं लगता कि ये अफेक्ट करता है सॉइल फैक्टर में, सॉइल प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करती है बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट। समझ में आया ना। हेडिंग क्या पढ़ रहे हो? मृदा वृद्धि को प्रभावित करने वाले, सॉरी पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाले मर्दीय कारक, एडेपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट ग्रोथ। समझ में आ गया क्या? पानी भी तो यही देती है। सबसे ज्यादा लिया जाने वाला कंपोनेंट पानी है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये तो कुछ भी नहीं जितना पानी लेता है। पानी के बराबर नाइट्रोजन लेता है कि? तो पहली बात तो है कि पानी जो है ना बेटा, वो मेजर कंपोनेंट है जो एब्जॉर्ब करता है प्लांट। लिखा है कि ये मृदा का एक प्रमुख अंग है, और मृदा से जितने न्यूट्रिएंट्स या खाद्य पदार्थ लेते हैं उनमें पानी सबसे ज्यादा लेते हैं रे तेरे पौधे, प्लांट्स। आया समझ में? अब पानी क्या करता है? वो पानी के गुण मैंने ना फिजियोलॉजी में पढ़ा दिए थे। वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जल एक सार्वत्रिक विलायक है। प्लांट को कोई भी पोषक तत्व लेना है पानी में घुल के आएगा, सूखा नहीं ले सकता। प्लांट टॉफी की तरह नाइट्रोजन नहीं ले सकते कि उसका रेपर हटाने का, उसके बाद में नाइट्रोजन की टॉफी को मुंह में रख के चबाने का। ऐसा आप और हम कर सकते हैं। पौधे तो नाइट्रोजन को पानी के साथ घोल के ही लेते हैं, फॉस्फोरस को भी घोल के ही लेते हैं, पोटास को भी घोल के ही लेते हैं। तो एक तो वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर फोटोसिंथेसिस में चाहिए। 6 सिलेंडर CO2, 6 बाल्टी पानी की, हरे पौधे को दे आओ, हरे पौधे को दे आओ, आम 15 दिन में ले आओ। ये देखो 6 सिलेंडर, एक हरे पौधे दुनिया की ऐसी मशीन होते हैं जिनको 6 सिलेंडर CO2 दे के आ जाओ, 6 बाल्टी पानी की दे के आ जाओ, और 15 दिन 2 महीने बाद आम लेके आ जाओ उनसे। मतलब कार्बोहाइड्रेट दे देंगे आपको, 6H12 प्लस 6O2। ये कौन है? फोटोसिंथेसिस। यहां पर लाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, प्रकाश चाहिए, और पर्णहरित चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पानी तो चाहिए ना बाबा। पानी नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं, पानी नहीं तो। अगर इनको ही मैं लाके इधर लगा दूं, अगर इसको मैं इस साइड लगा दूं और इनको इधर लगा दूं, इनको इस साइड में लगा दूं,
उल्टा कर दूं मतलब प्रोडक्ट को तो रिएक्टेंट बना दूं, रिएक्टेंट को तो ये बढ़ गया रेस्पायरेशन। अब आप कहोगे इसमें तो पानी चाहिए ही नहीं, इसमें भी चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे होता फिर इसमें यहां लिखा जाता है 6H2O और यहां पर ये 12 हो जाएंगे। रेस्पायरेशन में पानी चाहिए, लेकिन इधर 6 है उधर 12, इसलिए लोग इसको काट देते हैं कि जब 6 दे रहे 12 निकल रहे तो इसको दो ही मत, वहां 6 ही निकाल दो, ऐसे करते हैं लोग। अरे यहां पर 6H2O नहीं कि 6H2O, तो 6 इधर, इधर कितना है 12, तो ये क्या करते हैं इसको हटा देते हैं 6 को और इसके 6 हटा के 6 लिख देते हैं, लेकिन पानी इसमें भी चाहिए। इसका मतलब पानी नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं, पानी नहीं तो रेस्पायरेशन नहीं, पानी नहीं तो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन भी नहीं। हर प्लांट का 75 to 80% पानी होता है, पानी वाले पौधों में तो 95 तक जाता है। किसी भी कोशिका को देखोगे ना प्लांट्स की को, तो 75 to 80, 85 तक पानी होता है, और पानी वाले पौधों में तो 95 तक पानी होता है। ग्रोथ पानी से, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पानी से, हर सब कुछ, टेम्परेचर कंट्रोल पानी से। अगर आप किसी प्लांट के नीचे आराम करेंगे तो बड़ा ठंडा महसूस होगा, छत के नीचे रहोगे ना गर्मी लगेगी आपको, क्योंकि प्लांट क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन, इवापोर ट्रांसपायरेशन, और उससे टेम्परेचर भी मेंटेन रहता। तो पानी देती नहीं है क्या तेरी मिट्टी, ना दे रही। देखो वाटर एक मेजर कंपोनेंट है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स लेते हैं या जो भोजन फूड मटेरियल लेते हैं उनमें वाटर सबसे ज्यादा होता है। वाटर कम हो गया तो सेल का इलोंगेशन रुक जाएगा, सेल का डिवीजन रुक जाएगा। पानी है तो सेल डिवीजन है, पानी है तो सेल इलोंगेशन है। इलोंगेशन और डिवीजन जानते हो? सेल का विस्तार का मतलब सेल का बड़ा होना इलोंगेशन, और डिवाइड होना डिवीजन। पानी है तो फोटोसिंथेसिस है, पानी है तो, और पानी नहीं तो फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाएगा। पानी है तो देखो, पानी एक अच्छा विलायक है, सोलवेंट। पानी है तो न्यूट्रिएंट्स को घोल के सोल्यूबल करके अपने अंदर ले लेता। पानी है तो सॉइल टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ज्यादा गर्म नहीं होगी मिट्टी या कम गर्म नहीं होगी। पानी है तो सॉइल एयर भी कंट्रोल रहेगी, जैसे आप पानी निकाल दो तो फिर तो एयर 50% हो जाएगी। आप एक आइडियल सॉइल में कितना परसेंट वाटर का एस्टिमेट लगाते हैं? 25 तो होता है। वो दादा एक मिट्टी को देगा, एक मिट्टी को देखा तो ऐसा लगा उसमें आधा सॉलिड है, उसमें तो आधा सॉलिड होता है ना। एक मिट्टी को देखा तो ऐसा लगा उसमें आधा सॉलिड है, उसमें तो आधा सॉलिड है। देखो एक मिट्टी को देखा तो ऐसा लगा उसमें आधा सॉलिड होता है, और आधे में भी आधे में पानी होता है, यू होता है। देखो ये कौन है इधर वाला, ये इतना एरिया यहां तक का, ये कहलाता है पोरोसिटी। क्या बोलते हैं? रंध्रावकाश। कौन सी सिटी है जिसमें कोई रहता नहीं, मतलब आदमी नहीं रहते, हवा पानी रहते हैं, पोरोसिटी। हिंदी बोले तो रंध्रावकाश। कितना परसेंट है वो? कितना परसेंट है बाबा? 50% है। फिर इधर वाला 50 कौन है? सॉलिड, ठोस। इधर वाला कौन है? सॉलिड या ठोस। ये कितना परसेंट है? तो आधे में तो सॉलिड है, आधे में है पोरोसिटी। पोरोसिटी का मतलब होता है कि सॉइल का वो पार्ट जो सॉलिड से नहीं घिरा रहता है, विच इज नॉट ऑक्यूपाइड बाई सॉलिड। पार्ट ऑफ द सॉइल विच इज नॉट ऑक्यूपाइड बाई द सॉलिड। ठोस से घिरा हुआ, नहीं घिरा हुआ भाग ही रंध्रावकाश कहलाता। अब इधर वाला जो है ना, ये 50 में से ये 25% हवा हवाई, हवा हवाई। 25%
जल है तो कल है, परसों भी ये ध्यान रखना। वाटर, जल है तो कल है और परसों भी, उसके आगे वाला भी है, पहले रोज भी है। और अब ये सॉलिड है ना, इसमें 45% अकार्बनिक, या कह दो अकार्बनिक या खनिज मिनरल पदार्थ। इंग्लिश में बोले तो बाबा इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक होता है ना मिनरल, तो क्योंकि तो रॉक से आता है। इनऑर्गेनिक मैटर कह दो और या मिनरल्स कह दो, कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो भी 45% इनऑर्गेनिक ही आएगा। 5% है, 3 to 5 होता है वैसे, लेकिन आइडियल सोल में 5 होता है। 5% क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ। तो पानी है तो 25% हवा है, नहीं? पानी हवा को मेंटेन करता है। अगर आपने पानी जैसे भर गई, बरसात हो गई, तो ये 25 नहीं रहेगी, फिर ये 10 हो गई, 5 हो गई, डबाडब हो गई, तो 0 भी हो गई। और अगर गलती से पूरा पानी निकल गया मिट्टी का, तो फिर हवा बढ़ गई। इसमें हवा की वायु का अमाउंट, वायु एयर की जो अमाउंट है, उसको कौन डिसाइड करती है? नहीं, वाटर की नहीं, वाटर हवा की कौन डिसाइड करती है? वाटर। वाटर अगर आइडियल है तो हवा भी आइडियल है। वाटर ज्यादा तो हवा कम या वायु कम, और अगर वाटर कम है तो वायु ज्यादा। तो ये भी तो कर रही है। देखो ये किसको डिसाइड कर रही है? सॉइल टेम्परेचर कंट्रोल बाय सॉइल वाटर, सॉइल एयर इज कंट्रोल बाय सॉइल एयर। मिनरल और ऑर्गेनिक मटेरियल भी मिट्टी में, पानी में गुड़गुड़ के घूमते इधर उधर। उधर था कोई ऑर्गेनिक मटेरियल या मिनरल, वो इधर आ गया पानी के साथ। किसके साथ आया? इसके अलावा मिट्टी ऑक्सीजन नहीं देती क्या? वहां पर ऑक्सीजन नहीं देती जड़ों को। ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके घूमते क्या पौधे अलग से? कोई पौधा हो जो सिलेंडर लगा घूम रहा हो अलग से, मिट्टी से लेते? मिट्टी हमारी ऑक्सीजन देवे पौधा ने मिट्टी। पौधे का भी कौन से भाग को? जड़ को। चलो ऊपर वाला तो एनवायरमेंट से ले, लेकिन जड़ें तो मिट्टी में से लेती है। तो लिखा है देखो, जड़ों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन भी देती है रे तेरी मिट्टी। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे एनिमल हो या प्लांट्स हो, जो उसके अंदर रहते हैं, हमें नहीं, हम तो हवा से लेते हैं, लेकिन उसमें रहने वालों के लिए, सबके लिए रेस्पायरेशन जरूरी है। रेस्पायरेशन के लिए, श्वसन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, और ऑक्सीजन लेने के लिए मिट्टी तो है। कहां से लेती है ऑक्सीजन? मिट्टी से ही लेती है। अच्छा, मिट्टी में ऑक्सीजन कितनी होती है? एक मिट्टी को देखा तो ऐसा लगा 20.3 ऑक्सीजन, 20.3 ऑक्सीजन, 20.3 ऑक्सीजन, 79.01 नाइट्रोजन, CO2.3 होती है। एनवायरमेंट में होती है 0.03, लेकिन इंटरनेट पे है 0.04। ये भी खतरनाक का बाप क्वेश्चन है क्या, कि एनवायरमेंट में CO2 कितनी होती है? 0.03% CO2 एनवायरमेंट में होती है 0.03, लेकिन बुक्स में 0.04, लेकिन मिट्टी में उसकी 10 गुना होती है। 0.03 से 10 से मल्टीप्लाई करना 0.3, पॉइंट हट जाएगा ना, वो 0 हट जाएगी, तो इसमें 10 गुना होती है। वेरी मोस्ट है मिट्टी में 0.3 रहे, मिट्टी में तो 0.3, और हवा में, एनवायरमेंट में 0.03। हालांकि हवा में अभी जो इंटरनेट पे अपडेट है वो 0.04, जो कि डरावनी अमाउंट है। आने वाले टाइम में बहुत बुरे हाल होंगे, इसे देखना आप। अगर ऑक्सीजन नहीं दे मान लो मिट्टी, या नहीं मिले जड़ों को, तो ग्रोथ ही नहीं होगी। ऑक्सीजन है तो ग्रोथ है, ऑक्सीजन है तो ग्रोथ है, तो फ्रूटिंग है, ग्रोथ है तो फ्लावरिंग है। क्यों? जड़ों की वृद्धि नहीं होगी, और फलस्वरूप क्या होगा? वृद्धि रुकेगी तो कुछ भी नहीं होगा। फिर मैकेनिकल सपोर्ट भी देती है तेरी मिट्टी, नहीं दी? पौधा मिट्टी में खड़ा है, जड़े मिट्टी में गड्डी है, मैकेनिकल लिखा है देखो।
कुछ मिट्टियां फिजिकली और केमिकली ऐसी होती है कि उनकी जड़ें आसानी से, पौधे की जड़ें आसानी से चली जाती है, उनको आइडियल सॉइल कहते हैं। जिसमें जड़ें आराम से चलेगी आइडियल है। और ऐसी मिट्टी, हाँ मतलब इससे क्या फायदा होगा, ये जड़ें चली गई तो इनमें वृद्धि करने वाले पौधे जो होते हैं ना, विंड फर्म होते हैं, पवन दृढ़ होते हैं, हवा उसको गिरा नहीं सकती। पवन हवा को कहते हैं। पवन दृढ़ का मतलब हवा से दृढ़ हो। हवा आई आजा, आंधी आई आजा, नहीं गिरूंगा क्योंकि मेरी जड़ें बहुत गहरी है ना। तो जड़ों को गहराई में ले जाती कौन है? आइडियल सॉइल, आदर्श मृदा। पानी की कमी भी सहन कर जाएंगे क्योंकि जड़ें गहरी है। बोला बरसात नहीं होगी, कोई गल नहीं भाजी मत, तो मेरी तो जड़ें गहरी है, जड़ें गहरी है, बरसात नहीं होगी, नीचे से ले लूंगा, गिरूंगा भी नहीं, पानी से मरूं, पानी कमी से मरूंगा भी नहीं। ठीक है भाई, सुन रहे हो ना? मृदा का एक वॉल्यूम है ना बेटा, न्यूट्रिएंट्स को भी लेने में यही हेल्प करती है आइडियल सॉइल। सॉइल अच्छी है, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ठीक है, अगर मान लो इसका उल्टा देखो, अब एक मिट्टी ऐसी मिली, पौधे की जड़ें ऐसी मिली जहां पे मिट्टी के अंदर जड़ें ऐसी गई जहां पे हार्ड लेयर थी, पत्थर आ गया, मैं क्या करूं, हाय जमीन में पत्थर नहीं फैल सकती जड़ें, लिखा हार्ड लेयर आ गई, इनफर्टाइल होराइजन है, उर्वर सेंसर, सेंसर आर्टिल उनको बोलते हैं लेयर्स को, उसमें न्यूट्रिएंट ही नहीं है तो ग्रोथ नहीं होगी जड़ की। मिनरल पानी या तो ज्यादा या बिल्कुल ही कम है तो भी नहीं होगी, सही होनी चाहिए ना पानी की स्थिति भी। और जहरीले पदार्थ या जो टॉक्सिक साल्ट है ये अगर है तो भी पौधे की वृद्धि नहीं होगी। हार्ड लेयर मिट्टी में ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, इनफर्टाइल होराइजन ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। पानी तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, मिनरल ये साल्ट भी, टॉक्सिक साल्ट भी है, Na2CO3 वगैरह, तो भी प्रॉपर ग्रोथ होती। इन सब बातों से हम ये कह सकते हैं कि सॉइल जो है ना बेटा वो हाँ बहुत प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। अभी हो रहा है देखो, इसके अलावा और क्या देती है? इन सब के अलावा ये सॉइल टेम्परेचर देती है। पौधे को बीज को उगने के लिए टेम्परेचर चाहिए, वो कहां से आएगा? सॉइल से आएगा, आएगा ना? सॉइल टेम्परेचर जरूरी है, सॉइल टेम्परेचर सही रहेगा तो न्यूट्रिएंट्स वगैरह सही मिलेंगे, वाटर अवेलेबिलिटी सही रहेगी और जड़ों की ग्रोथ भी। अब इन सबको एक समराइज कर दो, क्या समराइज करोगे? सॉइल इज ए वेरी एसेंशियल कंपोनेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। अभी आप पढ़ रहे हैं पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाला मर्दीय कारक, तो मृदा जो है ना बेटा वो प्लांट्स की वृद्धि के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। अभी जस्ट ही हम लोगों ने पढ़ा है एक आइडियल सॉइल में 50% पोरोसिटी या सॉइल पोर्स होते हैं, सॉइल पोर्स होते हैं, रंध्रावकाश होता है, और 50% में सॉलिड होता है। वो जो पोर स्पेस है उसको फिर दो भागों में बांट देते हैं, 25% में हवा और वायु। हवा और वायु अलग होती है। वायु तो क्या होती है? एक कमरा बंद है उसके अंदर वायु है, और खिड़की खोलने पर अगर वो वायु बहने लगी तो फिर हवा है। बहती हुई वायु हवा होती है, ऐसे। हालांकि हिंदी में ऐसा है, इंग्लिश में भी है। एयर होती है रुकी हुई, विंड होती है फ्लोइंग एयर, फ्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो ये विंड नहीं है, एयर है, सॉइल एयर है। तो 50% में सॉइल एयर हो गई, 50% में वाटर हो गया, और फिर जो बच गया उसमें 50% सॉलिड पार्ट। सॉलिड में 5% ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ जो प्लांट से आता है, एनिमल से आता है, और 45 इनऑर्गेनिक जो रॉक से आता है, मिनरल से आता है, इसलिए मिनरल मटेरियल भी कहते हैं। क्या रॉक्स किसी प्लांट के लगती है? नो, तो इनऑर्गेनिक है। ठीक है बेटा, तो यही कंपोनेंट हम लोग डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। ये कह रहा है कि भैया सॉइल सिस्टम में 3 फेजेज होती है, सबको पता है। इस पूरे में कितनी फेज है बताओ? इसमें क्या ठोस है क्या सॉलिड? गैस है? ये इसमें गैस ही तो होती पूरी। तो ठोस है, गैस है, द्रव है, ये रहा। तो मिट्टी के कितनी फेज होगी सॉइल की? 3, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस।
सॉलिड है, लिक्विड है, गैस। 3 फेज है ना बेटा। तो हर मिट्टी में 3 फेज होती है। अब पौधों को न्यूट्रिएंट देने में गैस का बड़ा रोल नहीं है, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन बस यही है। बाकी फिर देता कौन है न्यूट्रिएंट? या तो वाटर जिसमें सोल्यूबल होके आते हैं, या फिर सॉलिड जो खुद ही न्यूट्रिएंट है, सॉलिड। ये क्वेश्चन है 1 नंबर का कि पौधों को खाद्य तत्व या पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स देने में किसका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है? सॉलिड है, लिक्विड है, लिक्विड है, सॉलिड है। गैस का ज्यादा रोल नहीं है भाई। गैस तो एक नाइट्रोजन मान लो बस एक ही, बाकी तो न्यूट्रिएंट तो बहुत है। तो मेजर रोल गैस का नहीं है, मेजर रोल किसका है? सॉलिड एंड लिक्विड। समझ में आ रही ना क्वेश्चन है कि पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 1 सॉलिड, ऑप्शन नंबर 2 लिक्विड, ऑप्शन नंबर 3 गैसेस, ऑप्शन नंबर 4 1 and 2 बोथ। 1 and 2 बोथ। जितना सॉइल का वॉल्यूम आयतन है उसका 50% कोई सॉलिड बताया? यस। तो फिर 50% क्या है? पोरोसिटी। 50% क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोरोसिटी? एक्सेप्ट सॉलिड या द पार्ट ऑफ द सॉइल विच इज नॉट ऑक्यूपाइड बाई सॉलिड। ठोस मृदा का वह भाग जो ठोस पदार्थों से घिरा हुआ नहीं होता, उसी को रंध्रावकाश या पोरोसिटी कहते हैं। लिखा देखो 50% में कौन होता है? सॉलिड। और 50% में जो पोरोसिटी उसमें कौन रहता है? वाटर एंड एयर। राइट बेटा, यही तो है। आधे में सॉलिड, आधे में पोरोसिटी। अब पोरोसिटी में भी क्या है? आधे में सॉलिड, आधे में एयर एंड वाटर। पोरोसिटी में एयर एंड वाटर ही तो है। अब ये कह रहा है कि भाई साहब 4 कंपोनेंट आएंगे, तो कोई मेनू बताएगा ये कितना % है? इधर वाला, ये वाला, ऊपर वाले कितना लिखूं मैं? 45। इनऑर्गेनिक है ऑर्गेनिक है? हालांकि कम भी हो सकता है, 40 भी हो जाता है कई बार मिनरल मेटर ज्यादा होता है। ज्यादा ह्यूमिड सॉइल है मान लो, जहां पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है, तो ऑर्गेनिक मेटर ज्यादा हो जाता है वहां। लेकिन जनरली आइडियल सॉइल में 45 होता है। फिर ये कितना होता है? ये कम भी हो सकता है, लेकिन मैंने कहा था 3 to 5 भी हो सकता है। ये 5% है। तो एक मिट्टी को देखा तो ऐसा लगा 45 मिनरल मेटर है, 45 खनिज पदार्थ है, 5% ऑर्गेनिक मेटर है, 25 वाटर होता है और 25 हवा होती है। ओहो, एक मिट्टी को देखा तो ऐसा लगा 50% सॉलिड है, 50% पोरोसिटी, 50% ठोस है, 50% रंध्रावकाश है। फिर उस 50 में से 45 खनिज पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक मैटर, 5% ऑर्गेनिक मैटर। ये किधर से आया ऑर्गेनिक मैटर? प्लांट्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड 50% आपका पोरोसिटी। क्वेश्चन आ सकता है इसका, कंपोजिशन ऑफ द सोइल का, ये है ना, स्केच आ सकता है। 25 इसमें, फिर इसमें पोरोसिटी में आधा। मैं ये पूछूं पोरोसिटी में कितना % लिक्विड है या द्रव है? 50। पोरोसिटी तो 50 है ना, टोटल सोइल का 25 है, लेकिन इसका तो आधा है दोनों ही। पोरोसिटी का 50, पोरोसिटी का 50, लेकिन टोटल सोइल का 25। राइट है क्या? अब आओ मिनरल मेटर। मिनरल मेटर 2 होते हैं, क्रिस्टलोइड और कॉलॉइड। किसी को डिफरेंस आता हो? एनिमल मेम्ब्रेन को पार कर जाए तो क्रिस्टलोइड। अगर कोई जंतु झिल्ली को पार कर जाता है क्रिस्टलोइड कहलाता है। जंतु झिल्ली को पार करने वाला परमिएबल टू एनिमल मेम्ब्रेन। परमिएबल टू, और कॉलॉइड क्या होता है? जो एनिमल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पा, नहीं जाते आर पार। फिर आओ ऑर्गेनिक मैटर भी 2 होता है, एक तो लिविंग, एक डेड। लिविंग डेड नहीं, एक माइक्रोब है। एक सॉइल को देखा तो उसमें माइक्रोब्स थे, लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, तो वो लिविंग है, जिंदा है वो। दूसरी तरफ देखा तो कचरा पड़ा था, किसी की पत्ती मरी पड़ी थी, किसी की टहनी पड़ी थी, किसी की चमड़ी पड़ी थी, किसी की हड्डियां पड़ी थी, तो वो डेड है, ह्यूमस है। तो ह्यूमस या डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर एंड लिविंग माइक्रोब्स, 2 भागों में बटेगा नहीं क्या? वो मिट्टी
ऑर्गेनिक मैटर के दो भाग हो गए, डेड लाइट, डेड लाइट, डेड लाइट। डेड इज ह्यूमस, लिटर, डस्ट, डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस, एंड लिविंग माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मैं समझता हूं तेनू समझ में आ गए, इंग्लिश वालों को भी आ गया, नाम ही तो है। अब देखो ये कह रहा है कि मैंने, अच्छा ये देखो मिट्टी में कह रहा है कि वाटर और एयर का क्या रेशियो रहेगा, आधे में पानी आधे में हवा, 50-50 होते, और आधे में पानी आधे में हवा, 50-50 होता है। लेकिन मौसम और एनवायरनमेंट से इसका रेशियो चेंज भी हो सकता है। बरसात के वो दिन मुझे आज भी याद है जब मिट्टी में पानी भरा हुआ था, हवा कम हो गई। मुझे वो गर्मी के मई के चिलचिलाती धूप के दिन भी याद है जब मिट्टी में पानी कम था, हवा ज्यादा। दैट मीन्स अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर इज अफेक्टेड बाई एनवायरमेंटल फैक्टर, बाई वेदर। मौसम और पर्यावरणीय कारकों से इनका अनुपात घटता बढ़ता रहता। अब आओ मिनरल मैटर के पास। मिनरल मैटर का 3 बेसिक पार्टिकल होते हैं सॉइल के, वो मिनरल मैटर में आते हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले। प्राथमिक, बेटा वो 3 पार्टिकल होते हैं सॉइल के जो प्राइमरी पार्टिकल कहलाते हैं, प्राथमिक मृदा कण कहलाते हैं, उनको कहते हैं सैंड, सिल्ट, क्ले, वो मिनरल मैटर है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं कि मिनरल मैटर कैसा है, डिसाइड करेगा कौन, पेरेंट मैटर। आपके तो रोक से ही तो है, चट्टान बनेली खनिजासु, खनिज बनेला तत्वासु, तत्व बनेला अणुवासु, अणु बने परमाणु। क्वेश्चन, मिनरल कैसे होंगे डिसाइड करेगा कौन, उसकी मम्मी, उसके पापा, मतलब रॉक, चट्टाने नहीं। तो यही तो कहना चाहते, देखो मिनरल मैटर का साइज क्या रहेगा, आकार क्या रहेगा, उसका कंपोजिशन क्या रहेगा, वो किससे मिलके बनेगा, ये उसका पेरेंट मटेरियल डिसाइड करता है। जैसे मारण बाबल्या, अब ये आते कहां से मिनरल, रॉक से, वेदरिंग ऑफ रॉक। देखो खनिज पदार्थ कहां से आते हैं, चट्टानों के टूटने से। ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड वेदरिंग। अपक्षय, चट्टानों का टूटना वेदरिंग कहलाता है इंग्लिश में, हिंदी में उसको अपक्षय कहते हैं। तो मिनरल मैटर आया कहां से, सर चट्टानों के टूटने। हर एक एक नंबर क्वेश्चन नहीं, मिनरल मैटर इज ऑब्टेन्ड इन द सॉइल फ्रॉम वेदरिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों के अपक्षय से। अलग अलग साइज के होते हैं। आओ हम लोग साइज भी एग्जाम में साइज भी लिख के आना है, तो क्या इन्होंने शॉर्ट कर दिया इसको, नहीं तो इसमें आपको क्ले की वो जो टेबल बनाते हैं ना, वो भी लिखनी पड़ेगी आपको, वो भी लिखनी पड़ेगी। आती है किसको टेबल पूरी, सबसे छोटा कौन होता है, आओ बनाओ। साइजेज ऑफ पार्टिकल्स या सॉइल पार्टिकल्स। सबसे पहले क्ले, सबसे छोटी क्ले है, क्ले है। हिंदी में भी क्या कहते हैं इसको, क्ले, कभी कभी मृतिका, मृतिका ऐसे बोलते हैं। सबसे बारीकी होती है इसकी साइज, अभी लिखेंगे। इससे बड़ी होती है सेल, इससे बड़ी कौन रे बाबा, कभी कभी लोग इसको गाद भी कहते हैं, बाकी सिल्ट तो है ही। मैं तो कहूं इसको आप हमेशा सिल्ट ही बोलना। इससे बड़ी होगी फाइन से, महीन बालू, ये लालू, ये महीन बालू है। बालू को 2 भागों में बांटेंगे, ये महीन बालू है। फिर आएगी मोटी बालू, कोर्स सेड, यह मोटे बालू, कोर्स सेड। और उससे बड़ा है तो मिट्टी नहीं है, वो ग्रेवल है, कंकड़ पत्थर है, वो तो नान्या ग्रेवल्स है, ग्रेवल्स। ये एग्जाम में लिख के आना, इस बुक में लिख लेना इसको, यार एग्जाम में लिख के आना बेटा। कभी आए ना क्वेश्चन बोर्ड में तो लिख के आना ही कि मिनरल मैटर में ये 3 इनके पार्टिकल साइज अलग अलग होते हैं। सबसे पहले क्ले दीदी, एक का याद करना बस, फिर तो पॉइंट किसका, एक का याद करना बेटी, एक का ही, किसका,
इकले का 0.002 mm से कम, या इंग्लिश मीडियम में तो आप लेस देन 0.002 mm, लेस देन 0.002 mm। क्ले की साइज याद होगी तो बाकी तो अपने आप हो जानी है। किसको क्ले की साइज याद होगी? 0.00 mm से कम, लेस देन 0.002 mm होती है। अब थोड़ा बड़ा करते हैं इसे। पॉइंट किसकाते हैं? बचपन से हम तो जी थोड़ा सा पॉइंट किसका देते हैं, बस ये सीक्वेंस ही लिखी होनी चाहिए, फिर पॉइंट किसका दे जाओ। किसका हो? पहले तो यही लिखो 0.002 से किसका, तो 0.02 mm के बीच। कितना इजी है ये सरदार, ये तो बहुत इजी है। इससे कम हो तो क्ले है, इसके बाद में यही लिख के अगर पॉइंट किसका दो तो वो सिल्ट है। इससे बड़ी है तो इसको वापस यही लिखो, देखो 0.02 किसका दो पॉइंट, 0.2 mm के बीच, इन दोनों के बिटवीन आएगी। फिर वापस ये लिख दो 0.2, हम तो जी पॉइंट किसका आते हैं, किसका 2 mm या 2.0 mm, एक ही बात है। और अगर इससे बड़ी होगी 2 mm से बड़ी तो ग्रेवल है कंकड़ पत्थर, ग्रेवल है कंकड़ ग्रेवल, ये किसके पार्ट है सारे? सॉइल के मिनरल मैटर के, इनऑर्गेनिक मैटर में आएंगे। ठीक है, लिख लिया सबने? क्या रह गया किसी का? सबका हो गया? पहले से आता है, बचपन से आता है, ये कब पर पढ़ा हुआ है। ये देखो, ये मिनरल मैटर कहां से आए बेटा? वेदरिंग ऑफ रॉक से आए। 9, अगर सॉलिड की बात करूं, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, सॉलिड में कितना परसेंट मिनरल मैटर? केवल सॉलिड में 90, 45 का डबल हो जाएगा। मैं केवल इसकी बात करूं, इसकी, कि ये आपका इधर वाला था ना सॉलिड, सॉरी ये वाला था सॉलिड, यू था ना ये सॉलिड, ये इसमें कितना परसेंट वो है? 90, 45 का, क्योंकि 50 में से 45 है तो 100 में से 90 नहीं होगा क्या? तो मिनरल मैटर सॉलिड पार्ट का कितना परसेंट होता है? 90। देखो ठोस भाग का 90% ज्यादा तो मिनरल ही है, तो सॉलिड का तो 90 हो गया, और टोटल मिट्टी का 45 हो गया। नहीं, समझ में आ रहा है क्या? चलिए अब देखो क्या क्या आते हैं मिट्टी कणों में, देखो अलग अलग साइज के आते हैं। कोई कंकड़ पत्थर है 2 mm से बड़े हैं, कोई बालू की साइज बताओ दे कितनी होती है? 0.02 से 2 mm, दोनों का आएगा तो ये दोनों आएगी इसमें, यहां से चालू होगा ये और यहां पे खत्म, क्योंकि बालू ही तो है दोनों ही। मोटी महीन तो आपने कर दिया, बाकी है तो बालू ही। तो 0.02 से 2 mm के बीच में बालू आती। याद हो रहा है क्या किसी को? सिल्ट की बताओ, 0.002 से 0.02 mm के बीच आ गया ना। और मृत्तिका क्ले 0.002 mm, 0.002 mm से। अब किसी को बताना मत, ये ना बड़े कण होते ही है, ये ना, ये किसी को बताना मत। लेकिन ये सील्ट और ये वाला सील्ट और जो सैंड है ना, बड़े कण है। तो बड़े कण है ना, उनमें प्राइमरी मिनरल ज्यादा होते हैं। प्राइमरी कहते हैं, जैसे आपने एक लड्डू है चट्टान, उस पर यूं तमी मारी, उससे टूटते जो मिनरल निकल गए वो प्राइमरी मिनरल या प्राथमिक खनिज, उन खनिजों से तो बनेगी चट्टान। चट्टान बने ली खनिजों से, अब मुक्की मार के ही वो निकल के आगे मिनरल्स, वो प्राइमरी है। और फिर आपने दोबारा और टूटे को और तोड़ा, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी से बनते हैं सेकेंडरी। पहला प्राइमरी है, उससे निकला सेकेंडरी। अब बताओ मोटा प्राइमरी है सेकेंडरी है? लड्डू को फोड़ते हैं पहले दाने मोटे निकलेंगे या बारूद चूरा हो जाएगा वो? तो प्राइमरी मोटे नहीं है क्या?
प्राइमरी की साइज कल्ले से बड़ी होती है और सेकेंडरी की साइज कल्ले जितनी होती है। कल्ले की साइज बताओ। कल्ले और सेकेंडरी की साइज एक ही है। कोई आपको पूछे ना सेकेंडरी मिनरल की साइज बताओ, कल्ले की बोल देना सर 0.000। तो कल्ले में सेकेंडरी रहेंगे या प्राइमरी ज्यादा रहेंगे? सीधा ही हो गया। तो कल्ले में सेकेंडरी मिनरल, सैंड सिल्ट में प्राइमरी। नहीं समझ में आ रहे? चलो ये बताना किसकी साइज बोल रहा हूं मैं। 0.002 mm से ज्यादा। प्राइमरी की बोल रहा हूं या सेकेंडरी की बोल रहा हूं? सैंड सिल्ट की बोल रहा हूं या कले की बोल रहा हूं? तो सैंड सिल्ट में प्राइमरी मिनरल ज्यादा होते हैं, जैसे सिलिका, क्वार्ट्ज, ये पूरी टेबल पर डाल के फिर सोइल साइज। और सेकेंडरी में कौन ज्यादा होते हैं? क्ले। या क्ले में ज्यादा कौन होते हैं? यूं कहो, क्ले में ज्यादा कौन से मिनरल होते हैं? सेकेंडरी। लिखा पड़ा है ना, ये देखो कितना अच्छा लिखा हुआ। बेर मारा रे सैंड सिल्ट में ज्यादा, क्वार्ट्ज और फेल्सपार हो रे। क्वार्ट्ज और फेल्सपार, ये कौन है क्वार्ट्ज और फेल्सपार? उत्तर आएगा प्राइमरी मिनरल, प्राथमिक खनिज। फिर देखो, बेर मारा रे कले में होवे सेकेंडरी मिनरल ज्यादा होवे रे, क्योंकि कले की और सेकेंडरी मिनरल की साइज एक ही होवे। कले में सेकेंडरी, सैंड सिल्ट में प्राइमरी, सैंड सिल्ट में प्राइमरी, कले में। वो गले में नहीं, गले में माला होती है, गले में सांप होता है, गले में मफलर होता है, गले में जोल्यो है, मांडलियो। ये कले है, कले। कले में सेकेंडरी मिनरल। अरे ऐसी कॉमन सेंस है तो कि हमने फोड़ते ही निकला तो प्राइमरी दाने निकले उसके लड्डू के, तो प्राइमरी तो मोटे दाने, फिर दानों को और फोड़ा तो सेकेंडरी, तो कले बारीक हो गई ना, तो सेकेंडरी कले की तरफ गई, प्राइमरी सैंड सिल्ट की तरफ रह गई। तो सैंड सिल्ट में कौन से मिनरल ज्यादा होते हैं? प्राइमरी। एग्जाम्पल बताओ सर, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, सिलिका, है ना। और सेकेंडरी में कौन ज्यादा है? वो कले में ज्यादा कौन है? मृतिका में सेकेंडरी। परमानेंट याद होना चाहिए लेकिन ये, है ना बेटा। अब देखो, मैंने इन मिनरल्स को देखा तो 90% ये 2-4 आए नहीं थे इनके अंदर पूरे। 90% में कौन था? सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, ऑक्सीजन। एक मिनरल को देखा तो ऐसा लगा उसमें 90% में सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, ऑक्सीजन है। अगर आप एक मिनरल को देखो ना, स्टडी करो, तो 90% में ये आपको सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, ऑक्सीजन मिलेगी। बस इनसे मिलकर बना हुआ 90%। 10 में बाकी और आएंगे। तो क्या मैं सॉलिड पार्ट का मिनरल पार्ट समझाने में कामयाब रहा? आई एम आस्किंग सम क्वेश्चन फ्रॉम यू। व्हाट टाइप ऑफ mineral are there in the soil? Sir, depend on the parent material. What will be the size of parent mineral? Sir, depend on parent material. What will be the composition of mineral? Sir, depend on organic material. Where it comes from? Sir, it comes from weathering of rocks. How many percentage of minerals in the solid part? 90%, sir. In whole soil 45, sir. In solid part 90%, sir. What type of soil particles are there in the soil mineral part? Sand, silt, clay, gravels. How can you define them? By the size. By the size. फिर मैं आपसे पूछता हूं, which mineral is predominantly found in sand and silt? Primary, sir. How? Because size of the primary minerals similar with sand and clay and sand and silt. What about clay? Sir, clay size is just like secondary. So there is secondary minerals are abundant in the clay part, right? And 90% mineral part में 90% सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, ऑर्गेनिक आ गया। ऑर्गेनिक प्लांट से, एनिमल से आते हैं। बाल टूट के गिरा दिए,
ऑर्गेनिक मैटर है। चमड़ी ने खींच गेट दी, ऑर्गेनिक मैटर है। नाखून काट के डाल दिए, ऑर्गेनिक मैटर है। भैंस गोबर कर गई, ऑर्गेनिक मैटर है। प्लांट की पत्ती गिर गई, ऑर्गेनिक मैटर है। फूल गिर गए, ऑर्गेनिक मैटर है। आम, अमरूद, नींबू, पपीता गिर गए, प्लांट से आते, एनिमल से आते। 3 से 5% होते, 5 होते वैसे तो, बट 3 से 5 होते, मैंने कहा था आपको। तो कहां से आते देखो, पौधों से ऑर्गेनिक मैटर, एनिमल के सड़ने से, मरने से, चमड़े से, इनसे तो आते। प्लांट रेजिड्यू से आते, एनिमल रेजिड्यू से आते। कितना % होते हैं इनका? माइक्रोब्स क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन। एक पत्ती गिरी वो लीटर है, एक पत्ती गिरी वो लीटर है। थोड़े दिन में डिकम्पोजिशन डाउन। जो ताजा गिरते हैं ना, ताजा, उनको बोलते हैं लेटर। ताजा गिरते हैं उनको क्या बोलते हैं? अनडिकम्पोज्ड या फ्रेश ऑर्गेनिक मैटर। या तो फ्रेश बोल दो या अनडिकम्पोज्ड, जिनका अभी डिकम्पोजिशन हुआ ही नहीं। डिकम्पोज जानते हो ना? कंपोज मीन्स तो होता है बनना, कंपोजिशन कि किस किस से बना हुआ है। और डिकम्पोजिशन क्या होता है? उसको तो कंपोनेंट्स में तोड़ना, डिकम्पोनेंट करना, उसका कंपोनेंट्स को तोड़ना, वो डिकम्पोजिशन है। मतलब इधर देखो, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल इज द डिकम्पोजिशन। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, उसको पॉलीपेप्टाइड्स या अमीनो एसिड में तोड़ना, वो सिंपल मॉलिक्यूल है। जटिल से सरल बनना ही अपघटन है। जटिल से सरल बनना ही, समझ में आ रहा है? तो ताजा क्या बोलेंगे? ताजा को लेटर। करकट, हिंदी में कहते हैं करकट, करकट। इसके ऊपर ना माइक्रोब्स लग गए और इसको ना तोड़ना शुरू कर दिया। सूक्ष्म जीवों ने क्या किया? इसको तोड़ा। तोड़ते ही थोड़ा सा पार्शियली या थोड़ा बहुत हो गया, तो इसका नाम पड़ेगा डफ। डफ, डफ, डफ। क्या होता है डफ? पार्शियली, जिसका थोड़ा बहुत सडन हो गया, थोड़ा बहुत टूट गया हो। पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ। आंशिक अपघटित कार्बनिक पदार्थ, आंशिक अपघटित कार्बनिक पदार्थ है। स्वाहा। अगर कोई इसको सड़ा सड़ा के पूरा डिकम्पोज कर दे, फुली डिकम्पोज, हुमस, ये तो नान्या हुमस है, फुली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। या तो नान्या हुमस है, फुली डिकम्पोज। क्या बोलेंगे रे बाबा? पूर्ण अपघटित कार्बनिक पदार्थ। बस यही मिलते हैं इसके अंदर, यही तो मिलते हैं ऑर्गेनिक पार्ट में। देखो, ऑर्गेनिक पार्ट में यही तो मिलते हैं। देखो, सॉइल माइक्रोब्स क्या करते हैं? निरंतर डिकम्पोजिशन करते रहते हैं। डिकम्पोजिशन को हिंदी में अपघटन भी कहते हैं, विच्छेदन भी कहते हैं। ब्रेक डाउन करना, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, है ना? ये टूटते रहते हैं। टूटने से क्या होता है? प्रोडक्टिविटी बनी रहती है सॉइल की, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं। एक पत्ती गिरेगी तो उसमें जब तक वो डिकम्पोज नहीं होगी, न्यूट्रिएंट निकलेंगे नहीं उसके। अरे गोबर की खाद आपने, भैंस गोबर कर गई तब न्यूट्रिएंट नहीं उसके अंदर। गोबर करके भैंस तो चली गई, लेकिन वो उस समय न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे। फिर कई माइक्रोब्स आएंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे। उसमें सेलुलोज है तो सेलुलेज एंजाइम डाल के उसके अंदर उसको ग्लूकोज में तोड़ेंगे, तब जाके वो लास्ट में NPK CMGS निकलेगा उसमें से, तब मिलेगा वो आधा चौथा यादा सुन ले राधा। गोबर की खाद में होता है ना, गोबर की खाद में NPK होता है 0.25 हाफ, आधा चौथाई आधा, सुन ले राधा। गोबर की खाद में आधा चौथाई आधा, तब निकलेगा जब डिकम्पोजिशन होगा। नहीं तो डिकम्पोजिशन होता रहता है, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी रहती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स देता है। अच्छा, ऑर्गेनिक मैटर और क्या करता है? आपने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया मैंने आपको। खाद डालने से क्या होता है? एरेशन बढ़ता है, WS बढ़ती है, स्ट्रक्चर सुधरता। मिट्टी का आपस जुड़ते नहीं खाद डालने से, सॉइल स्ट्रक्चर, प्राइमरी पार्टिकल का जुड़ के कोई ना कोई शेप में आना। एरेशन नहीं बढ़ता, हवा बढ़ जाती है।
पानी रुकने की क्षमता बढ़ जाती है, फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो ये तो फायदा देखो, मृदा वातन में बढ़ोतरी, एरेशन, वायु संचार। मैंने डाला खाद, एरेशन बढ़ गया, मैंने डाला खाद, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आती होगी, केसीए जल की वह मात्रा जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध मृदा में शेष रह जाती है, जल धारण क्षमता कहलाती है। अमाउंट ऑफ कैपिलरी वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी के विरुद्ध अगेंस्ट जो है ना, पानी जो ऊपर रुक गया, केवल कैपिलरी, तब तो वो WSC है। और टोटल रुक गया, टोटल अमाउंट जो रुक गई उसको बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी, क्षेत्र क्षमता, कुल जल की वह मात्रा। क्षेत्र क्षमता की परिभाषा है फील्ड कैपेसिटी की, कुल जल की वह मात्रा। उसमें कुल जल लग गया, इसमें केसीए जल लग गया। कुल जल की वह मात्रा जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध मृदा में शेष रह जाती है, क्षेत्र क्षमता कहलाती है। 1/3 एटमॉस्फेयर पर आती है, पौधों को 100% जल उपलब्ध कराती है, उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा कहलाती है। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर held against gravitational force is called field capacity. It comes on 1/3 atmosphere. It makes available 100% water. It makes available 100% availability of water. It is the upper limit of available water. Correct? तो मैंने डाला खाद, ऑर्गेनिक मैटर, तो एरेशन बढ़ गया, जल धारण क्षमता बढ़ गई, फिर सॉइल स्ट्रक्चर भी सुधरेगा नहीं सुधरेगा? बहुत देर का उसमें, आपके तो बहुत देर के उसमें क्वेश्चन आ गया उसके कल परसों। उसमें ऑर्गेनिक मैटर वाले पार्ट में नहीं था कि खाद डाल कार्बनिक पदार्थ से मृदा की ये सुधर गई, वो सुधर गई, ये सुधर गई, उपरोक्त सभी, फिर ये सुधर गई, वो सुधर गई, वो सुधर गई, उपरोक्त सभी। उसके आंसर ही अभाव और अभाव आ रहे थे, है ना? तो ये हो गया मृदा कार्बनिक पदार्थ की बात। ये कह रहा है कि भाई साहब कभी कभी तो ये पार्शियली डिकम्पोज्ड होते हैं, तो डफ है ना, डफ है। और कभी कभी ये पूरे सड़े गले होते हैं, तो ह्यूमस है ना। 3 हो गए नहीं। अब लेते हैं वाटर। वाटर भी आपने पूरा पढ़ रखा है, वाटर तो बहुत ज्यादा पढ़ रखा है। वाटर तो सिंचाई वाले में आपने कैपिलरी, ग्रेविटेशनल, फील्ड कैपेसिटी, वो इसी में आते हैं सारे। तो वाटर कितना परसेंट बोलते हैं बताओ? देखिए कहाँ रहता है? 25% है ना। कहाँ रहता है? पोरोसिटी में। पोरोसिटी कितना परसेंट है? 50%। किससे जुड़ा रहता है? फोर्सेस, वेरिएबल फोर्सेस। फोर्सेस नहीं था जैसे कैपिलरी फोर्स जो मिट्टी को, कणों के बीच में पानी को रोक देता है, उनसे जुड़ा रहता है। न्यूट्रिशन में इसका बड़ा रोल है, पूरा ही है। पानी में तो गुड़ के जाएंगे एनपीके लिए, तो पोषण में इसका सबसे अहम रोल है, क्योंकि मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को यही सॉल्यूशन बना के पौधे में पहुंचाता। सही है क्या? अब पानी कितना होगा वो इन पे डिपेंड करता है। सॉइल की स्ट्रक्चर कैसी है, जैसे खाद डाला हुआ स्ट्रक्चर चाहिए तो पानी ज्यादा रहेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। सॉइल का टेक्सचर कैसा है, ये मृदा गठन कहते हैं सॉइल टेक्सचर, जानते हो? रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले। मृदा में बालू, क्ले और सिल्ट का अनुपात, ये भी डिपेंड, इस पे भी डिपेंड करता है पानी कितना रहेगा। जैसे क्ले ज्यादा है, मान लो मिट्टी में क्ले का अनुपात ज्यादा है, पानी ज्यादा रहेगा। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉलोइड्स पे डिपेंड करता है। ऑर्गेनिक कॉलोइड, नाम बताओ ऑर्गेनिक कॉलोइड्स का, कोई हाथ खड़ा करे ऑर्गेनिक कॉलोइड किसी को आता है? ऑर्गेनिक कॉलोइड कौन है? सन्नाटा क्यों है भाई? भाई हुमस है, हुमस, 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 हुमस ऑर्गेनिक कॉलोइड होता है। हुमस क्या है? कार्बनिक कॉलोइड। और इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तो क्ले रही, क्ले नहीं है। कॉलोइड कहते हैं बहुत ज्यादा बारीक कणों को, तो हुमस में तो सबसे बारीक कण होती है, सबसे लास्ट में उसका डिकम्पोजिशन हो गया। हुमस ऑर्गेनिक कॉलोइड है, क्ले दूसरे और भी बहुत सारे होते हैं, वो सारे इनऑर्गेनिक है। लिखा करो, इनको नहीं आता तो देखो, कह रहे हैं ना कार्बनिक मृदा कॉलोइड्स,
तो यहाँ पे कार्बनिक मृदा कोलोइड तो कौन है? ह्यूमस। इनऑर्गेनिक कौन है? क्ले। एक को भी लेते हो अपन, हालांकि क्ले ही नहीं होती, और भी होती है क्ले, तो एक सिलिकेट क्ले पार्टिकल हो गया। इसके अलावा भी होते हैं आयरन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, वो भी क्ले है। अभी आगे वाले पार्ट में आएगा ही। केवल नाइट्रोजन क्ले के टाइप है, ऐसे आएगा। तो किस पे डिपेंड? कितना होगा मिट्टी में पानी, ये कौन बताएगा? मिट्टी में कितना होगा पानी, सॉइल स्ट्रक्चर बताएगी। मिट्टी में कितना होगा पानी, सॉइल टेक्सचर बताएगा। मिट्टी में कितना होगा पानी, नेचर ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कॉलॉइड्स बताएंगे। मिट्टी में कितना होगा पानी, कितने उसके अंदर पोरोसिटी है, अमाउंट ऑफ पोरोसिटी बताएगी। मिट्टी में कितना हो, पोरोसिटी कम, मान लो सॉलिड पार्ट ज्यादा है तो पानी भी कम रहेगा। बिल्कुल इन सब पे डिपेंड करता है। क्या मेरी बातें मैं समझा पा रहा हूँ आपको? एयर आई है, एयर तो पहले से आती है आपको। मिट्टी में 0.3% CO2 होती है, थोड़ी देर पहले पढ़ा था आपने। एनवायरमेंट में 0.03 होती है। अभी आपने वो नाइट्रोजन में कितना होता है? 79 आया था ना अभी, तो आता है। पहले तो ये बताओ पोरोसिटी का कितना, पोरोसिटी का जो आयतन है मृदा के अंदर, पूरी मृदा में, मृदा वो कितना परसेंट है? 25। और ओनली पोरोसिटी में ले दो 50% है। पोरोसिटी हवा कहाँ रहती है? हमेशा पोरोसिटी में, रंध्रावकाश में रहेगी। क्यों? इसलिए कहीं ज्यादा होती है, कहीं कम होती है। ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन इसका, कि मिट्टी में तो कितना CO2 होता है, एनवायरमेंट में कितना? सुबह ही बता दिया था मैंने आपको पहले ही। मिट्टी में कितना होता है? 0.3, और एनवायरमेंट में कितना होता है? 0.03, और 4 लेटेस्ट है, लेकिन बुक्स में 3 है, 0.03। कितना गुना का फर्क है इनमें? 10 गुना। मिट्टी में 10 गुना ज्यादा CO2 हवा से, एनवायरमेंट से, राइट। ये जलवाष्प से संतृप्त रहती है। कौन? हवा, वायु। सॉइल एयर इज सैचुरेटेड विद वेपर, नमी तो रहती है अंदर, हवा वो रहती है। ऑक्सीजन भी होती, नाइट्रोजन भी होती, लेकिन एनवायरमेंट से कम है। ऑक्सीजन भी होती, नाइट्रोजन भी होती, लेकिन एनवायरमेंट से कम होती है। एनवायरमेंट में ऑक्सीजन नाइट्रोजन ज्यादा होती, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट से ज्यादा है। CO2 10 गुना ज्यादा है, 10 गुना। 10 रुपए के तुरतुरे, 10 रुपए तुरतुरे कुरकुरे, है ना, 10 गुना ज्यादा है। और जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी ना, जैसे देखो, जैसे जैसे गहराई बढ़ जाएगा तो CO2 बढ़ती ही जाएगी। आप एक कुएं के अंदर उतरेंगे ना, दम घुटने लग जाएगा, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन कम है, CO2 ज्यादा है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है CO2 बढ़ती है, ऑक्सीजन घटती है। इसलिए हे राजन, गहराई में जाने पर आदमी को श्वास संबंधी समस्या हो सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि CO2 बढ़ती ही जाती है, ऑक्सीजन घटती ही जाती है। हे राजन, अब नया टॉपिक आ गया जिसका नाम है सरफेस सॉइल, सब सॉइल। मतलब है प्रश्न, सरफेस कहते हैं जो आपको ऊपर दिख रहा है, जिसमें गाड़ियां खड़ी है, बस खड़ा, एक श्रीमान जी जा रहे हैं, 2 बकरियां चल रही है, ये सरफेस सॉइल ऊपर वाला, और नीचे 15 सेंटीमीटर नीचे आते हैं सब सॉइल। इन दोनों का टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, डिफरेंस भी आएंगे भी देखना। पहले हम पढ़ेंगे सरफेस। आप सरफेस सॉइल को नॉर्मली सॉइल भी कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाली सॉइल ही है 15 सेंटीमीटर वाली। वो ऊपर की 15 सेंटीमीटर वाले तो कौन है? 0 से 15 सेंटीमीटर में कौन है? सॉइल ही सरफेस सॉइल, क्योंकि सरफेस पे आ रही ऊपर ऊपर ही। और उसके नीचे वाली कौन होगी 15 से नीचे? पक्का? देखो, मिट्टी की जो ऊपर वाली लेयर है, जिसमें हम खेती करते समय हल चलाते हैं, हल चलाए किसान वही सरफेस सॉइल रे, हल चलाए किसान वही सरफेस सॉइल रे, जहां तक चले हल सरफेस। देखो, मिट्टी का अपर लेयर है जिस पर खेती वाले काम करते समय औजार चलाते हैं, इंप्लीमेंट्स लाइक प्लाव, हल, प्लाव, हल, या फिर मशीनरी चलाते हैं लाइक ड्रिलर, सीड ड्रिलिंग मशीन चलाते हैं, या आपका ये कल्टीवेटर नहीं चलाते क्या अपने?
तो यहाँ उसी को कहते हैं। कोई पूछे व्हाट इज द सरफेस सॉइल, पृष्ठ मृदा। पृष्ठ का मतलब सतह भी होता है, इसको हिंदी में सतही मृदा भी कह सकते हैं आप, सतही, है ना बेटा। तो जहां तक जाते हल है, जहां तक जाते औजार है, कहलाती है सरफेस सॉइल, पृष्ठ मृदा सरफेस सॉइल। कितने गहराई तक जाते हैं? 15 सेंटीमीटर। कितने जाते हैं? 0 से 15 एक ही तो बात है, तो 15 सेंटीमीटर तक, तो एक ही तो बात है, 0 से 15 और 15 सेंटीमीटर तक। और ये उपजाऊ भी होती है, यही होती है ऊपर वाले उपजाऊ, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर है, नीचे ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है। किसको सारी बात समझ पा रही? बेर मारा रे, जहां तक चलते औजार, जहां तक मशीन जाती है, सरफेस सॉइल कहलाती है। 0 से 15 सेंटीमीटर तक होवे उपजाऊ, फर्टाइल, उपजाऊ बोलते फर्टाइल हो। अब ले लो सब सॉइल, जो सरफेस थी ना ऊपरी सतह, उसके नीचे 15 सेंटीमीटर से नीचे की लेकर रॉक्स तक, ABCR। फिर तो रॉक्स तो आती है मिट्टी में। आप कहो कि जी हमारे तो पहाड़ी मिट्टी नहीं है, नहीं होगी, लेकिन पहाड़ी है नीचे मिट्टी है। जब कोई आप कुआं खोद रहे होते हैं, यू आर डिगिंग ए वेल, या ट्यूबवेल बना रहे हैं, डिगिंग ए ट्यूबवेल, तो एक पत्थर आता है, पत्थर नहीं आता, तो वही तो रॉक्स है। अलग से एक मशीन मंगानी पड़ती है जो पत्थर ही काटती है, फिर DTS पता नहीं क्या बोलते हैं, गांव में तो बोलते हैं भाटो काट वाली मशीन। तो बाटो काट वाली मशीन, बाटो ही तो काट ली। एंड व्हाट इज बाटो? रॉक्स। तो आप 15 सेंटीमीटर को छोड़ के भी नीचे पत्थर तक वो सब सॉइल है, तो क्या कहलाएगी? सब सॉइल। देखो अपर सरफेस से नीचे, या सब सॉइल से सॉरी सरफेस सॉइल से नीचे जो पेरेंट मटेरियल तक जाएगी, रॉक्स तक जाएगी, वही सब सॉइल कहलाती। डिफरेंस आया है, देखो तो कौन है? डिफरेंस बिटवीन सरफेस सॉइल एंड सब सॉइल। ऊपर वाली सरफेस सॉइल, नीचे वाली। अब मुझे ये बताओ कि रॉक्स क्या तक जा रही हो मिट्टी, वो ज्यादा वेदर्ड या अपसहित होगी या ऊपर वाली होगी? ऊपर वाली होगी। नीचे तो कंकड़ पत्थर ही आ जाते हैं। कंकड़ पत्थर का मतलब समझते हो आप? पार्शियली वेदर्ड सॉइल, मोरिंडो, यू कैन से इट मोरिंडो, है ना जी जी। दायरे पे अरे ऊपर वाली मिट्टी ज्यादा टूटी हुई, मतलब ब्रेक डाउन ऊपर वाले का ज्यादा होगा, नीचे वाले का ज्यादा होगा? विच वन इज फुली वेदर्ड? सरफेस सॉइल। विच वन इज पार्शियली वेदर्ड? कौन है जो पूरी बन चुकी है? ऊपर वाली। कौन है जो भी बन रही है? चट्टान की तरफ वाली। कॉमन सेंस। नीचे वाली बन रही है अभी भी, मिट्टी बन रही है अभी भी। जिस समय ये बोल रहा है, एक दाढ़ ऐसे हिला रहा है अपने आप को, एक इधर कर रहा है, दो कान को जो है ना साफ कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप देख रहे हैं, उस समय भी अभी मिट्टी बन रही है जमीन नीचे रॉक्स के पास, तो वो तो बनी रही है अभी। ऊपर वाले तो बनी बनाई तैयार है। तो ऊपर वाले देखो, फुल्ली वेदर्ड सरफेस सॉइल, पार्शियली वेदर्ड। एरेशन ज्यादा किसका रहेगा? ऊपर वाले का, नीचे वाले का? ऊपर वाले, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर है। ऊपर वाले में खाद है, खाद खाद, नीचे वाले में नहीं है। तो ज्यादा हवा किधर चलती है? एरेशन क्या होगा? एरेशन अच्छा, सरफेस सॉइल कम है, एरेशन। मृदा वातन अच्छा, एरेशन अच्छा, हवा का आना जाना अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ये हवा और वायुमंडल के बीच, सॉरी मृदा वायु और वायुमंडल के बीच गैसों, भाई ऊपर वाले हवा की गैसें, एनवायरमेंट की जो गैसें है वो ऊपर वाली मिट्टी में तो आएगी, नीचे तो जा ही नहीं सकती वो। ये लिखा कि मृदा वायु और वायुमंडल के बीच जो है ना गैसें आती रहती है, जाती रहती है। इसलिए एरेशन ज्यादा किसका अच्छा है? इसका कम है। क्यों? क्योंकि गैसों का इतना आदान प्रदान कम होता है, एक्सचेंज कम होता है। इधर देखो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, ऊपर वाले तो ऑर्गेनिक मैटर बराबर है। किसी की पत्ती गिरी हुई है, किसी की फूल गिरा हुआ है, किसी की डाली गिरी हुई है, किसी की चमड़ी गिरी हुई है, किसी ने गोबर कर दिया, किसी ने ना शर्ट वहीं डाल दिया, किसी के चमड़े के जूते वहीं गिरा दिए। ऑर्गेनिक मैटर सभी। ऊपर वाले ज्यादा मिलेंगे, नीचे वाले ज्यादा मिलेंगे?
पेड़ पौधों की पत्तियां जमीन के नीचे खोदने मिलेगी या ऊपर गिरी हुई मिलेगी? तो ऊपर वाला ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा, नीचे वाली में ऑर्गेनिक मैटर। माइक्रोब ज्यादा कहाँ मिलेंगे? सूक्ष्म जीव ऊपर वाले में, क्योंकि हवा है, खाने के लिए ऑर्गेनिक मैटर है, सब कुछ बढ़िया है। तो माइक्रोब्स ज्यादा सरफेस सॉइल में, उनकी एक्टिविटी भी ज्यादा सरफेस सॉइल। इनमें माइक्रोब भी कम रहे क्योंकि नीचे तो ऑक्सीजन ही नहीं है, CO2 है। माइक्रोब्स को ऑक्सीजन चाहिए और एक्टिविटी भी कम मिलेगी। फर्टाइल कौन सी है? मैक्सिमम न्यूट्रिएंट अवेलेबल कराने वाली, ऊपर वाली उपजाऊ मिट्टी, नीचे वाली कम उपजाऊ। सरफेस सॉइल इज ए फर्टाइल एंड इट इज लेस फर्टाइल एज कंपेयर टू सरफेस सॉइल, राइट? न्यूट्रिएंट भी कम है, उसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा है। रंग ऊपर वाले कैसा आएगा? ऑर्गेनिक मैटर है तो बुरा रहेगा, बुरा रहेगा ऊपर वाली मिट्टी। ऊपर वाली ब्राउन, डार्क ब्राउन, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर है, खाद है, नहीं। नीचे वाली लाइट येलो है, लाइट येलो या लाइट और लाइट येलो है। CEC ज्यादा किसकी होगी? ऊपर वाली की। धनाइन विनिमय क्षमता, कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। 1 किलो माटी जितने हाइड्रोजन लाती, और 1 किलो माटी जितने हाइड्रोजन लाती, तो जितने हाइड्रोजन बोले तो CEC क्या होती है? हाइड्रोजन और वैसे ही उसके इक्विवेलेंट आयंस सब आएंगे उसमें। अकेला हाइड्रोजन नहीं होता CEC में, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम सब होते हैं, पर वो इक्विवेलेंट बनते हैं हाइड्रोजन के। जैसे कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है? 2, तो वो 2 हाइड्रोजन के बराबर अकेला है। मैग्नीशियम कितनी है? 2, अकेला ही 2 हाइड्रोजन के बराबर हो। एल्यूमिनियम कितनी है? 3, तो अकेला ही 3 हाइड्रोजन के बराबर है। तो 1 किलो मिट्टी में जितने मिनरल्स, कैटाइंस आते हैं, उन सबको मिला के कहा जाता है CEC। 1 kg ड्राई सॉइल, उसमें कितने मैक्सिमम कैटाइंस आ सकते हैं, धनायन आ सकते हैं, वही CEC है। तो ऊपर वाले में धनायन ज्यादा रहेंगे, नीचे वाले में रहेंगे ऊपर वाले, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर है, कैटाइन है। कहाँ है ऑर्गेनिक मैटर तो कैटाइन है? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर बोले तो हुमस, कचरा, सड़ा हुआ, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। सुन रहा है ना? इसको बोल बेटा, कोई बेटी, ऑर्गेनिक मैटर होता है बेटा कचरा, खाद, उस पर ऋणावेश होता है, ऋणावेश, इसलिए धनायन चिपके रहते हैं ऊपर। तो जहां जहां ऑर्गेनिक मैटर वहां वहां कैटायन, तो ऑर्गेनिक मैटर तो ऊपर वाले में जाता है। ऑर्गेनिक मैटर जीवांश पदार्थ का ऋणावेश या उस पर आवेश ऋणावेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कोई ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर नेगेटिव चार्ज, ऑर्गेनिक मैटर नेगेटिव चार्ज, और ऑर्गेनिक मैटर कैटाइन ज्यादा होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा CEC होती है ह्यूमस की, तो ह्यूमस तो ऑर्गेनिक मैटर ही है। सबसे ज्यादा कैटाइन कौन ले सकता है? ह्यूमस। तो ह्यूमस ऊपर वाले जाता है, नीचे वाले जाता है? डिफरेंस तो ऐसे याद हो, मजाक मजाक में याद हो गए रे। रज्जाक, रज्जाक आदमी का नाम होता है, अब्दुल रज्जाक। मैं तो कर रहा था मजाक, अंतर सारे याद हो गए। रज्जाक बोलो बोलो, पानी पी रहा हूं, यह है नहीं बोल रहे। बेर मारा रे फुली वेदर्ड सरफेस सॉइल, पार्शियली सब सॉइल हो रे, चलो। मेर मारा रे फुली वेदर्ड सरफेस सॉइल, पार्शियली। हिंदी बोले तो बीर मारा रे पूर्ण अपक्षित पृष्ठ मृदा, आंशिक अवमृदा हो रे, थोड़ी कम टूटी हुई अवमृदा हो। बीर मारा रे सॉइल एरेशन ज्यादा, सब में कम हो रे, सब सॉइल में कम। इसलिए ज्यादा क्यों होता है लेकिन एरेशन, मर्दावातन, क्योंकि डायरेक्ट एनवायरनमेंट के संपर्क में, तो डायरेक्ट कनेक्ट है एनवायरनमेंट से, इसलिए हवाएं आती, गैसें आती है जाती है।
बेर मारा रे ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा सब में कम होवे रे सब सॉइल में कम। सजनों ऊपर वाली मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा क्या होता है? सारे आना पत्तियां ऊपर से ऊपर ही गिरती है, ऊपर तो गिरती है। एक पत्ती गिरी और गिरते ही वो 15 सेंटीमीटर नीचे घुस गई। कोई साउथ की मूवी का हीरो का पैर थोड़ी है वो जो ऐसे मार दे गड्ढा कर देगा, वो तो पत्ती ऊपर ही गिरेगी। तो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा कहाँ मिला? सर पे। बेर मारा रे माइक्रोब से ज्यादा सरफेस सॉइल सब में कम होवे रे एरेसन कम होवे रे खाने के लिए ऑर्गेनिक मैटर भी कम। बेर मारा रे उपजाऊ होवे सरफेस सॉइल सब तो कम उपजाऊ रे सब तो लेस फर्टाइल होवे नान्या बीरा रे ज्यादा फर्टाइल सरफेस सब सॉइल कम फर्टाइल रे न्यूट्रिएंट इसमें कम होते हैं। नान्या बीरा रे ब्राउन या डार्क ब्राउन सरफेस सॉइल, डार्क या डार्क ब्राउन सरफेस सॉइल या तो पीली पीली होवे रे लाइट और लाइट येलो नान्या बीरा रे हुमस होवे सरफेस सॉइल में सी बहुत ज्यादा होवे रे सब सॉइल की कम होवे। ये डिफरेंस है, मुझे लगता है शायद याद ही हो गया लगभग। ऐसे भी कर सकते हो आप, अगर आपका आईक्यू ठीक है, थोड़ा नॉलेज है तो खुद ही बना सकते हो डिफरेंस कि ऊपर की मिट्टी में नीचे की मिट्टी में क्या अंतर आएगा।